किसी के सोसाइटी में होता है क्या गरबा? हमारी सोसाइटी में। कहाँ रहते हो तुम? क्या बिल्डिंग का नाम मेरा बिल्डिंग का नाम है। सिटी ऑफ जॉय के सामने कौन सा वो है, वहां पे भी होता है ना? हिमाली मैम उसी में किसी में तो रहते। अच्छा, तुम हिमाली मैम को पहचानते? नहीं, मैं जानती हूँ, वो पहले सिखाती थी ना। क्या पढ़ रहे थे अपन? सिचुएशन क्लॉज अपन पढ़ लिया था। वो स्पेसिमेन आपको लिखवाना था। स्पेसिमेन के पहले लायो आज नोटबुक? क्या करेगी? डन क्या? नोटबुक 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 एवरीबॉडी। क्या लिखा है इसमें? चैप्टर का नाम नहीं, ये वीक नहीं, नेक्स्ट वीक। ये वीक हो गया ना मंडे, नेक्स्ट वीक। एक्चुअली मेरे को वो घर पे अर्बन कंपनी वालों को बुलाना है क्लीनिंग के लिए, तो उस दिन मैं छुट्टी दूंगी, बट समवेयर नेक्स्ट वीक। नहीं, मोस्टली फ्राइडे शायद, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट ये वीक का हो गया ना मंडे। नहीं बोले। चलो टॉपिक डालो। अच्छा, एक चीज लिखने से पहले मैं तुमको बता दूं। जो रेजोल्यूशंस होते हैं ना बच्चा लोग, रेजोल्यूशंस होते क्या है, जिसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसमें हम अप्रूवल कराते हैं। जो भी सब्जेक्ट मैटर का हम अप्रूवल कराते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजोल्यूशंस बोलते हैं, बराबर है। अभी रेजोल्यूशंस दो जगह पास होते हैं, एक बोर्ड मीटिंग में, दूसरा जनरल मीटिंग। कोई भी रेजोल्यूशन जो जनरल मीटिंग में पास होने वाला हो, मतलब उसको शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, और शेयर होल्डर के अप्रूवल के पहले हमेशा किसका अप्रूवल लगेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। ऐसे भी काम है जो पावर सिर्फ बोर्ड के पास ही है, शेयर होल्डर की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे काम के लिए सिर्फ किसका अप्रूवल लगता है? बोर्ड मीटिंग। बट ऐसे काम जिसके लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता है, वहां पे पहले किसका रेजोल्यूशन होता है? बोर्ड। फिर किसका रेजोल्यूशन होता है? शेयर होल्डर। डू यू अंडरस्टैंड? शेयर होल्डर का भी दो तरीके का रेजोल्यूशन होता है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब नॉर्मल मेजोरिटी से पास हो जाता है, मोर देन 50% वोटिंग मिला, पास हो जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 3/4 मेजोरिटी लगेगा, बराबर है। अभी किसके लिए ऑर्डिनरी लगता है, किसके लिए स्पेशल, ये तुमको याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट बताता है किसके लिए स्पेशल है, किसके लिए ऑर्डिनरी है, विथ नो लॉजिक इन इट। ठीक है, तो वो अपने को याद ही करना पड़ेगा किसके लिए स्पेशल है और किसके लिए ऑर्डिनरी है। बहुत ज्यादा टाइम मत डालना रेजोल्यूशंस में, क्योंकि फुल फ्लेजेड रेजोल्यूशंस का ड्राफ्टिंग तुमको नेक्स्ट ईयर आएगा फाइनल्स में। ठीक है, फिलहाल दो क्वेश्चंस का स्टेक है रेजोल्यूशन का। सो विल डू द बेसिक थिंग्स। बोर्ड के कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ स्पेशल के प्रैक्टिस करेंगे, कुछ जनरल मीटिंग रेजोल्यूशंस प्रैक्टिस करेंगे, उसी में अपना सब्जेक्ट मैटर डाल देना। इज दैट क्लियर? तो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो एक 2 मार्क 2.5 मार्क तो तुमको मिल जाएगा।
डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, बाकी कैसे लिखना है वो तुमको वर्डिंग्स वगैरह मैं तुमको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। एंड प्लस जो भी शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन है उसमें अगर स्पेशल बिजनेस है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल बिजनेस? मैंने तुमको लास्ट टाइम ये सिखाया था ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। बताओ मुझे स्पेशल बिजनेस क्या है? वाह, ऑर्डिनरी में क्या इंक्लूडेड है? डिविडेंड, वेरी गुड, पर डिविडेंड है पूरा अच्छे से बता। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर रिटायरमेंट के बाद इन द प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन। हाँ, फिर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, गुड, फिर डिविडेंड कितना जाएगा, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। उसके बाद अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। ये चार क्या है? ऑर्डिनरी। उसके अलावा सारे क्या है? स्पेशल बिजनेस, बराबर है। और जब भी स्पेशल बिजनेस पास करना हो तो शेयर होल्डर को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि हम लोग स्पेशल बिजनेस पास करने वाले हैं, उनको रीजनिंग बताना पड़ता है कि हमें क्यों चाहिए आपका परमिशन, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम फॉर्मली क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं फॉर्मली? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये चार छोड़ के कोई भी चीज के लिए तुमने अगर जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन पास किया, उसका ड्राफ्ट बनाया, तो उसके पीछे पीछे तुमको क्या डालना पड़ेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना क्या क्या लिखने का उसमें, तो एटलीस्ट हेडिंग डाल के छोड़ देना ताकि एग्जामिनर को समझे कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट डालना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? श्योर इनफ, ठीक, ओके। सो अभी स्पेसिमेन रेजोल्यूशंस में पहला रेजोल्यूशन डालो ये टॉपिक। डन, ओके। अभी हमेशा याद रखना कोई भी रेजोल्यूशन शुरू होता है इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके। पहले सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ। कैसे शुरू होता है? इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके, और उसके इमीडिएटली बाद आता है रिजॉल्व दैट, कैपिटल में एज इट इज जैसे लिखा है, ठीक है। रिजॉल्व दैट के बाद ऑटोमेटिकली एक कॉमा का साउंड आ जाता है, बट डालना नहीं है। वो पॉज अपने आप ही आएगा जब तुम बोलोगे रिजॉल्व दैट, ठीक है। बट वो पॉज है, बट वो पॉज को कॉमा डाल के डालना नहीं है। देर इज नो कॉमा आफ्टर रिजॉल्व दैट, नो कॉमा आफ्टर रिजॉल्व दैट, ठीक है। रिजॉल्व दैट ये कैसा आएगा? कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो भी सेक्शन के अंदर, जो भी प्रोविजन के अंदर वो पर्टिकुलर मैटर का परमिशन मांग रहे हैं, वो आएगा तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। कभी भी तुमने एक बार रिजॉल्व दैट लिखा, उसके बाद जो भी तुम लिखो फुल स्टॉप जहां पे भी डालोगे उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। कहीं पे भी बीच में फुल स्टॉप नहीं आएगा। इट इज ओनली अ सिंगल सेंटेंस। और जहां फुल स्टॉप डालोगे तुम पैराग्राफ चेंज कर दोगे, और एवरी टाइम अनदर पैराग्राफ यू स्टार्ट विद फर्दर रिजॉल्व दैट। समझ में आया? ठीक है, जितनी बार करोगे। अभी सबसे पहले यहाँ पे करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? बोर्ड का अप्रूवल ले रहे हैं फॉर चेंज ऑफ नेम। क्या ले रहे हैं? बोर्ड का अप्रूवल फॉर चेंज ऑफ नेम, इसलिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे बताओ चेंज ऑफ नेम के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन काफी है या शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन लगेगा?
शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन लगेगा, बोर्ड का काफी नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा हम शुरू करेंगे pursuant to provisions of section 13 and other applicable provisions of Companies Act 2013। ये मैं आसान कराऊंगी कि कैसे लिखना है। As per section 13 and other applicable provisions of Companies Act and rules framed thereunder। देखो अभी अपने को बोर्ड के बाद शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, तो हमेशा बोर्ड रेजोल्यूशन में ऐसा लिखा जाता है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। ठीक है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ आरओसी एंड अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, कंसेंट ऑफ बोर्ड बी एन इज योर बाय गिवन प्रोवाइडेड अकॉर्डेड जो भी है। समझा? तो यहाँ पे क्या बोला है, बोर्ड परमिशन दे रहा है, बट ये होगा कब, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। अगर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर की जरूरत नहीं है ना, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कंसेंट ऑफ बोर्ड बी एन इज योर बाय अपॉइंटेड फॉर द चेंज ऑफ नेम। बराबर है, बट यहाँ पे चेंज ऑफ नेम बिना शेयर होल्डर अप्रूवल के नहीं हो सकता। तो तुम सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, कंसेंट ऑफ बोर्ड बी एन इज योर बाय गिवन। समझा? एंड फॉर व्हाट, टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम डैश टू डैश और डैश और डैश। तुम और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डैश टू डैश लिखोगे उतना भी चल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस दिया होता है, प्रायोरिटी वाइज तुम नेम एप्लीकेशन कर सकते हो, इसलिए और करके दिया हुआ है। टू कट द कॉम्प्लिकेशंस ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, फ्रॉम डैश टू डैश। समझा? एज मे बी अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार। ठीक, अभी दूसरी चीज, अगर तुमको नेम एप्लीकेशन करना है तो तुमको एमसीए को अप्लाई करना पड़ेगा। बराबर है, कोई तो एक बंदा होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करेगा, उसको साइन करने के लिए अथॉरिटी देना पड़ेगा, और वो अथॉरिटी भी किधर होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन में। बराबर है, तो यूजुअली पहला अप्रूवल देने के बाद सेकेंड पैराग्राफ इज ऑलवेज अथॉरिटी गिवन। सेकेंड पैराग्राफ क्या होता है, अथॉरिटी। चाहे तुम डायरेक्टर को ऑथोराइज कर लो, सीएस को ऑथोराइज कर लो, जो कंपनी के बिहाफ पे साइन करेगा और सारा प्रोसीजर को खत्म करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो further resolve that for the purpose of giving effect to this resolution, director of a company BN is hereby authorized on behalf of company to make an application to MCA for ascertaining availability of proposed name and to do all acts, deeds and things as may be necessary। बराबर है, एंड टू साइन एंड एग्जीक्यूट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। क्लियर? और फिर वापस फुल स्टॉप, एंड लास्ट में जब पूरा रेजोल्यूशन खत्म करोगे तो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। बैठा? इसको मैं थोड़ा सिंपलर बनाऊंगी तुम्हारे लिए, ठीक है, बट दैट इज द बेसिक थिंग। पहले पैराग्राफ में हमेशा बोर्ड का अप्रूवल आएगा। अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, बोर्ड इज गिविंग द कंसेंट। अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं चाहिए तो बोर्ड इज गिविंग द कंसेंट फॉर सो एंड सो पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में तुम किसी को तो ऑथोराइज करो कि ये रेजोल्यूशन को इफेक्ट देने के लिए जो भी काम करना चाहिए वो करे। वेरी क्लियर? एंड दैट्स द इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। बीच में कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं डाल सकते तुम, जिधर फुल स्टॉप डालोगे वहां से नेक्स्ट पैराग्राफ चालू करना पड़ेगा विद फर्दर रिजल्ट। Got the point? This is board resolution. हाँ, ये लोग ने लिखा नहीं है। ठीक है, अभी बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, तुम मुझे पता करके बताओ कि जब भी चेंज करना है नेम क्लॉज ऑफ एमओए, तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है? स्पेशल लगता है? ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, बट अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा रेजोल्यूशन लगता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। मैं वो लिखने का तरीका बताऊंगी।
बट हमेशा ना क्लैरिटी के साथ रेजोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ही लिख देने का कौन सा टाइप ऑफ मीटिंग है और कौन सा टाइप ऑफ रेजोल्यूशन है, और वो अगर तुमने बहुत सही लिख दिया ना तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा कि हाँ इनको पता है कि कौन सा रेजोल्यूशन पास करते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? तो अभी जब ये शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास करेंगे उसमें और कोई अप्रूवल की जरूरत है या शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया तो काम खत्म हो गया? बोर्ड अप्रूवल होता है, फिर एमसीए को अप्लाई होता है, फिर जाके किसका अप्रूवल लेते हैं? शेयर होल्डर्स का। तो तब तक तो नेम अवेलेबिलिटी तो हो गया है ना, बराबर है? तो शेयर होल्डर का अप्रूवल इज द फाइनल थिंग, उसके बाद किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, करेक्ट? सो यहाँ पे क्या लिखा है? रिजॉल्व दैट परसुएंट टू सेक्शन 13(2) एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजन, ये मैं लिखाऊंगी कैसे लिखने का, कंसेंट ऑफ मेंबर बी एन इज हियर बाय अकॉर्डेड या गिवन। ऊपर किसका कंसेंट लिया हमने? बोर्ड का, बट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे और किसी का अप्रूवल की जरूरत नहीं है ना, तो सीधा बोला है मेंबर्स का अप्रूवल बी एन इज हियर बाय गिवन। क्लियर? किसके लिए अप्रूवल ले रहे हैं? चेंज द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम डैश टू डैश। क्लियर? अभी वहां पे और डाला था क्योंकि अभी अब तक सर्टन नहीं था कौन सा नाम मिलेगा, यहाँ पे तो मिल गया ना नाम ऑलरेडी, तो सर्टन है कौन सा मिला है, तो यहाँ और डालने का नहीं। दैट्स द लॉजिक। मैं वहां पे भी मना कर रही हूँ तुमको डालने को, बट वहां पे क्यों डाला था? क्योंकि जब बोर्ड अप्लाई करने वाला है एमसीए को तो वो ऑप्शंस के साथ करेगा प्रायोरिटी वाइज के ये तीन में से कोई भी दे दे, समझा? इसलिए और है। बट जब भी मिल जाता है नेम अवेलेबिलिटी के ये तीन में से एक तुम्हारा है, उसके बाद शेयर होल्डर के पास जब हम जाते हैं तो वो सर्टन है कि अपने को कौन सा नाम मिला है। सो हियर देयर इज नो और डू यू अंडरस्टैंड? बैठा मैं क्या बोल रही हूँ? रिजॉल्व फर्दर दैट क्लॉज 1 ऑफ एमओए ऑफ कंपनी बी सब्सटीट्यूटेड बाय द फॉलोइंग। नेम ऑफ कंपनी चेंज करेंगे ना एमओए में, तो वो लोग ने बोला किससे चेंज करना है? डैश प्राइवेट लिमिटेड से। यहाँ पे फुल स्टॉप आया। दूसरा, रिजॉल्व फर्दर दैट या फर्दर रिजॉल्व दैट, कोई एक रखो, ठीक है? चेंज मत करते रहो, फर्दर रिजॉल्व दैट रखो, ये एकदम परफेक्ट है। या रिजॉल्व फर्दर दैट, दोनों ही चलते हैं बट कोई एक फॉलो करो, किसी में अलग किसी में अलग मत करो। या एक पैराग्राफ में रिजॉल्व फर्दर दैट, दूसरे में फर्दर रिजॉल्व दैट, एक कोई तो रखो, ठीक है? दोनों ही सही है। फिर रिजॉल्व फर्दर दैट क्लॉज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी बी सब्सटीट्यूटेड बाय द फॉलोइंग। कंपनी मींस डैश प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? यहां पे किसी को ऑथोराइज मत करना फॉर्म फाइलिंग के लिए, ये शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन है, वहां पे ऑथोराइजेशन नहीं होता। ऑथोराइजेशन कौन से रेजोल्यूशन में होता है? बोर्ड रेजोल्यूशन में, जहां पे कोई सीएस और डायरेक्टर को हम बोलते हैं भाई बाकी का काम कर, तो नोटिस भेजेगा, एमसीए को अप्लाई करेगा, जनरल मीटिंग बुलाएगा, सब कुछ करेगा। शेयर होल्डर्स ऐसा कुछ नहीं करते, तो वो सिर्फ परमिशन देते हैं, फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 पैराग्राफ डाला, पहले में परमिशन दिया, दूसरे में एमओए चेंज, तीसरे में एओए चेंज। सिंपल। बट स्पेशल बिजनेस है तो हम क्या डालेंगे? ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बहुत सारे हो सकते हैं ना, इसलिए हमेशा डाला जाता है आइटम नंबर। आइटम नंबर मतलब कौन सा नंबर वाला एजेंडा पे हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। Clear? So board of directors of company at meeting held on dash decided to change the name of the company from dash to dash। देखो बोर्ड मीटिंग हुआ था ये डेट पे और बोर्ड ने डिसाइड किया है, हम लोग एक्सप्लेनेशन किसको दे रहे हैं? शेयर होल्डर्स को। कौन दे रहा है? डायरेक्टर। किस में भेजेगा? नोटिस में। समझा? बट हम लोग सिंस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाते हैं ना तो हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रेजोल्यूशन में डालते हैं, आइडियली वो जाता किस में है? नोटिस। क्लियर? तो यहाँ पे कौन बता रहा है शेयर होल्डर्स को कि हमको नेम चेंज करना है? डायरेक्टर्स। तो बताएंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या हुआ था? मीटिंग। कब हुआ था? सो एंड सो डेट पे, और उन्होंने डिसाइड किया है टू चेंज द नेम, और बताएंगे क्यों। समझा? ताकि शेयर होल्डर एकदम इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्लियर? Pursuant to provision of section 4 and 13(2), any change in name of the company and alteration in name clause of MOA of company shall be made only after obtaining the consent of shareholder। उन्होंने 2 सेक्शन बताए और बोला जब भी नेम चेंज करना है तो हमें किसका कंसेंट लगता है? शेयर होल्डर्स का, by passing an approval of CG, ROC and all other statutory approvals। ठीक है, ये बता दिया, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं, सिंपल वो बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये लाइन हमेशा आता है,
ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपलर करूंगी। बट कभी भी ना अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर की वाइफ को अपॉइंट करे एज अ डायरेक्टर, तो वो जिसकी वाइफ है उस डायरेक्टर का ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट है, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डाला जाता है नन ऑफ द डायरेक्टर एक्सेप्ट मिस्टर एक्स इज इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन। समझा? तो हमेशा ब्लाइंडली नन ऑफ द डायरेक्टर्स इज इंटरेस्टेड नहीं लिखने का, देखने का कि क्या है। अगर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एज केएमपी है, हम डायरेक्टर को क्या अपॉइंट कर रहे हैं एज केएमपी, तो मिस्टर एक्स जो डायरेक्टर है और वो केएमपी अपॉइंट हो रहा है, ठीक है, या एमडी अपॉइंट हो रहा है, तो वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड है ट्रांजैक्शन में, उसका लेना देना है ना वो ट्रांजैक्शन में। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, मिस्टर एक्स इज इंटरेस्टेड, रेस्ट ऑल डायरेक्ट नन ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन। बराबर है? इससे शेयर होल्डर को समझेगा कि ये इनके मोटिव के लिए तो नहीं है। बट ऐसे जैसे जेनरिक वाले हैं नेम चेंज एंड एवरीथिंग, उसमें बिंदास लिख देना नन ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन, मतलब सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी को ये ट्रांजैक्शन से कोई अटैचमेंट नहीं, लेना देना नहीं, राइट्स अटैच नहीं। क्लियर? ये आता है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिकमेंडेशन आता है एंड में, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं, अप्रूवल मिले या अप्रूवल ना, क्योंकि जो उनका रिकमेंडेशन होता है अकॉर्डिंगली मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स काम करते हैं। क्लियर? तो एंड में क्या लिखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड पासिंग ऑफ स्पेशल। समझा? तो जब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आएगा उसमें बताओगे कि बोर्ड मीटिंग ये टाइम पे हुआ था, फिर बोर्ड मीटिंग में बोला गया कि नेम चेंज करना है, बट हम बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के नहीं कर सकते, इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं, नन ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड एंड बोर्ड इज रिकमेंडिंग के पास हो जाए। क्लियर? हर एक का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट थोड़ा 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 डिफर करेगा, जैसा आएगा वैसे कोशिश करेंगे कि पैरिटी रखें हम लोग, चीजें आसान करें, बट थोड़ा सा डिफर हो सकता है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, ओके चलो। तुम लोग ने सैंपल लिखा है, करेक्ट है, टॉपिक डाला है। अभी हमेशा बीच में लिखना, तुमको बुक दिख रही है, बीच में टाइप ऑफ मीटिंग, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन दिखा, टाइप ऑफ मीटिंग, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। पहला कौन सा मीटिंग पास करे हो तुम, बोर्ड मीटिंग, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन बोर्ड रेजोल्यूशन। लिखो, हर एक रेजोल्यूशन में ये लिखने का ही लिखने का। क्लियर? टाइप ऑफ मीटिंग बोर्ड मीटिंग, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन बोर्ड रेजोल्यूशन। नहीं, रिजॉल्व दैट छोड़ के कुछ भी कैपिटल में नहीं आएगा। सॉरी, टाइप ऑफ मीटिंग डैश फिर ऐसा बोर्ड इज टाइप ऑफ मीटिंग डैश बोर्ड मीटिंग। डन? इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन करो, इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन करोगे ना, एक मिनट रुको, ओपन करोगे तो ऐसे ओपन करना, क्लोज करोगे तो ऐसे क्लोज करना। समझा? नीचे गोला ओपन करोगे तो, और फिर ऊपर गोला जब क्लोज करोगे तो। ठीक है? रिजॉल्व दैट, गलती से भी रिजॉल्व दैट के बाद कॉमा नहीं डालना, बहुत मारूंगी तुमको। रिजॉल्व दैट इन कैप्स लिखा, इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस। अभी परसुएंट टू ये डिफिकल्ट वर्ड है, तो उसके बदले क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 of the Companies Act, Companies Act C capital A capital comma 2013। ये ऐसे ही लिखा जाता है, एक्ट का नाम ये ऐसे ही लिखना है, कंपनीज एक्ट कॉमा 2013। रीड विथ सॉरी, r/w की पूरा लिखना है। रीड विथ पूरा लिखना है।
No short forms. Read with all applicable rules as amended till date till date, comma, comma. अभी बच्चा लोग ये जो पार्ट है ना तुम्हारा सेक्शन का, के सेक्शन pursuant to section 13 and applicable provisions of Companies Act if any and rules framed thereunder, उसके बदले हमेशा यही लिखना, स्टार्ट ऑफ रेजोल्यूशन ऐसे ही होगा हर टाइम, सिर्फ सेक्शन चेंज होगा। और बाय एनी चांस सेक्शन याद नहीं आया तो सेक्शन स्किप करके भी वो सेंटेंस बनेगा, पढ़ के देखो। बराबर, एंड कीप इट कॉमन फॉर एवरी रेजोल्यूशन। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अमेंडेड टिल डेट से हमेशा कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होएगा, क्या करना है उसके हिसाब से। क्लियर? एक मिनट लगा। ठीक है, लिखो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल, amended till date comma के बाद comma, subject to the approval of members, subject to the approval of members, comma, the consent of the board of directors, B capital, D capital, B and is hereby, B and is hereby accorded, accorded, ये रहा accorded, ठीक है। accorded is given, accorded का मतलब होता है given, ठीक है। accorded याद नहीं आया तो given लिखना, बट accorded लिखोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। accorded का मतलब होता है given, ठीक है। अच्छा तुम आगे given लिख रहे थे क्या? अच्छा बढ़िया, कहाँ थी मैं? is hereby accorded to change the name of the company from dash to dash, full stop। ठीक, पढ़ के देखो। सॉर्टेड। अब एक लाइन छोड़ो और लिखो फर्दर रिजॉल्व दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट
ठीक है, चाहे वो पैराग्राफ चेंज हो वो समझ जाएगा क्योंकि लाइन छोड़ा, बट बाकी सब एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू होगा. फर्दर रिजॉल्व दैट. लेफ्ट समझ में आता है? चेक करो. लेफ्ट हैंड बराबर है ना? तो लेफ्टी है. Yes. उसने पेन रख के मुझे हाथ दिखाया. कम ही कर रही हूँ. नहीं नहीं, मैंने ज्यादा इसीलिए किया था क्योंकि बीच में लाइट जाने वाली थी ना, तो मुझे लगा थोड़ा टाइम ठंडा रहेगा. है ना? मुझे लगता है 8:30 बजे ही जाए, अपन घर चले जाए. आधा घंटा ही जाने वाला है ना, 8:30 बजे ही जाए. तू ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं. अभी अभी किसने सीटी मारा था? नहीं अभी अभी हाँ. इसने मारा था, ये नीचे आके बोला हम और इसको ही पूछ रहे थे, बहुत भोला बन रहा था यार. हाँ अब इसको पूछ रहे थे, देखो पता है किसने किया है. मैं इसको पूछी थी. क्या है वो करता रहता है ऐसा, छोड़. चलो, फर्दर रिजॉल्व दैट. चलो, फर्दर रिजॉल्व दैट. फर्दर रिजॉल्व दैट लिखा. मिस्टर ए, comma, director of the company, be and is hereby authorized, be and is hereby authorized on behalf of the company to make an application to the MCA for availability of proposed name and to do all acts, comma, deeds, 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 deeds मतलब काम. To do all acts, comma, deeds and things as may be necessary, as may be required लिखो, as may be required, necessary मत लिखो, as may be required to give effect to such resolution, to give effect to such resolution. Full stop, inverted commas closed. क्लोज करते वक्त ऊपर गोला. बराबर पढ़ के देखो पूरा रेजोल्यूशन अभी. That is how board resolutions are drafted. The easiest version of board resolution. इतना easy होता नहीं ideally. ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन है एडिशन, ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन है उसके साथ है ना? क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, आगे चलो. नहीं। ठीक है, चलो शेयर होल्डर रेजोल्यूशन टॉपिक डालो.